नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बिहार स्टेट यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इतिहास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको काफी सारी चीजों को बताया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली जब दरबार लगा, जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो भारत का बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द किया जाए, अर्थात बंगाल जो पहले जैसे था वैसे कर दिया जाए। ठीक है, यहां तक की चीजों को हम लोगों ने अच्छे समझ लिया था। अब हम लोग 1912 के बाद की जो घटनाएं घटित हुई उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और चीजों को जैसे अब तक करते आए हैं वैसे ही कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब बात आती है 1913 की। देखिए 1913 में एक गदर पार्टी का गठन होता है। अब ये गदर, इसका नाम क्यों पड़ा, कौन था, क्या था, इसके विषय हम समझते हैं। देखिए जैसे कि नाम से लग रहा है गदर पार्टी, गदर मतलब मारधार वाली पार्टी, अर्थात ये एक ऐसी पार्टी थी जो सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ गठित की गई पार्टी थी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी बनी। बाद में इसमें कई लोग सम्मिलित हुए। गदर पार्टी का उद्देश्य ये था, उनका कहना यह था कि हम अंग्रेजों को भगा करके, मार करके, हथियारों से मार पीट करके तब आजादी लेंगे। इनके सामने हम क्षमा याचना नहीं करेंगे या इनके सामने हम रोएंगे गिड़ाएंगे नहीं। ठीक है, ये उद्देश्य था किसका, गदर पार्टी का। देखिए, क्योंकि आप अब दिमाग लगाइए, अंग्रेजों के सामने ऐसे आप खुलेआम तो बोल नहीं पाएंगे, तो सीधी सीधी बात है ये पार्टी यहां नहीं बनी होगी। ये पार्टी आपकी बनी थी कहां, अमेरिका में। कहां बनी थी, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय लोग थे, अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय लोग थे, इनको कहा जाएगा प्रवासी। प्रवासी मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाके रहने वाला। तो अमेरिका और कनाडा में जो हमारे भारत देश के लोग रह रहे थे, वो प्रवासी लोग, उनका ये संगठन था जिसका नाम था गदर पार्टी। ठीक है, जिसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी जिन्होंने, वो थे लाला हरदयाल। क्या नाम था इनका, लाला हरदयाल। ठीक है, सोहन सिंह भकना। ठीक है, तो सोहन सिंह भकना हालांकि इस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन जो मेन रोल था, जो मेन इंपॉर्टेंट थे, वो कौन थे, लाला हरदयाल। ठीक है, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों की मदद से गदर पार्टी का गठन किया गया, जो सैन फ्रांसिस्को में इसकी राजधानी को बनाया गया। ठीक है, यह सैन फ्रांसिस्को में यह घोषणा कर दी गई कि आज से गदर पार्टी का गठन किया जाता है और यह पार्टी मुख्य रूप से अंग्रेजों का विरोध करेगी, वो भी सशस्त्र बल के साथ। क्लियर, चलिए अब बात को समझिएगा। यहां शब्द आया है प्रवासी। ठीक है, आपको मैंने जब शुरू में वीडियो पढ़ाया था, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1893 में कुछ घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि महात्मा गांधी जी चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, है ना। अब इसी समय पे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की वापसी होती है। ठीक है, गांधी जी की वापसी, क्योंकि गांधी जी भी बाहर से आ रहे थे तो इनके सामने भी प्रवासी लगेगा, तो इसीलिए 9 जनवरी को हमारे यहाँ प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और जब ये वापस आए तो कांग्रेस इनका बहुत जोरदार स्वागत किया और इनको कहा कि आप आइए, हमारे यहाँ स्थिति बिगड़ चुकी है। क्योंकि कांग्रेस अलग हो चुका था, बढ़ चुका था, मुस्लिम लीग अलग हो चुका था, सभी अपना अलग अलग काम कर रहे थे और कोई भी मजबूत पार्टी नहीं थी जो अंग्रेजों का मिलजुल के मुकाबला करे। तो यहाँ पे जो गांधी जी वापस आए, इन्होंने भी ये चीज देखा तो इनको समझ में आया कि ऐसे काम नहीं होगा, है ना। गांधी जी ने कहा देखो ऐसे काम नहीं होने वाला है भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंग्रेज अपना पांव जमा के बैठ गए हैं, अंग्रेजों को अगर भगाना है तो हम ऐसे अलग अलग करके कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
ऐसे अलग अलग करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे और अंग्रेज हम पे भाई पड़ते जाएंगे और दशा ऐसी हो जाएगी कि उनको यहां से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक किसने बात कही, एक गांधी जी ने बात कही थी। तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा बताइए अच्छा क्या किया जाए, मुस्लिम लीग मान नहीं रही है, गरम दल नरम दल अपना अलग उठा पटक कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो गांधी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, चलो सबको एक करते हैं, एक करते हैं। तो कहें शुरुआत कहां से करें, कहें कि हमारे देश में हिंदू ज्यादा हैं तो पहले हिंदुओं को एक करो। तो हिंदुओं को एक करने के लिए क्या किया गया, हिंदू महासभा। ध्यान रखिएगा, एकदम कड़ी टू कड़ी हम आगे बढ़ेंगे। हिंदू महासभा का आयोजन किया गया या हिंदू महासभा गठित की गई। हिंदू महासभा गठित की गई कब, 1915 में। 1915 में हिंदू महासभा गठित की गई, जिसके जो नेता थे मदन मोहन मालवीय, MMM ट्रिपल M, ठीक है, MMM, मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में प्रयाग मतलब इलाहाबाद में हिंदू महासभा का गठन होता है। इसमें सभी हिंदू राष्ट्र नेताओं को बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि ऐसे अलग अलग काम करने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक कमजोर हैं। इसी पार्टी में बात यह भी होती है कि हम मुस्लिम लीग को क्या करें, कांग्रेस का क्या करें, तो उसके लिए भी होता है चलिए हम इसका भी समझौता करते हैं। हिंदू महासभा में जब ये पूरा हो गया तो हिंदू महासभा में ये कहा गया कि अब एक काम करना है, हमें किसी अच्छे अच्छे व्यक्तियों को चुन चुन करके अलग अलग भेजना है, ताकि अलग अलग भेजे तो लोगों को बुला बुला करके पार्टी को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, तो ये बात हो जाने के बाद में एकदम देखिए कड़ी टू कड़ी समझिएगा, ये बात हो जाने के बाद में अप्रैल 1916, बात को समझिएगा, अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन, देखिए ध्यान समझिएगा, होम रूल आंदोलन 15 के बाद सीधा 16 में होम रूल आंदोलन शुरुआत कर दिया गया। और होम रूल आंदोलन के जरिए पुणे में भेजा गया बाल गंगाधर तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास में भेजा गया एनी बेसेंट जी को। ठीक है, तो जब हिंदू महासभा हुआ इसमें यह समझ में आने लगा कि अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी या पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, जो अलग अलग है सबको मिलाना पड़ेगा। तो हिंदू महासभा के बाद में होम रूल आंदोलन हुआ। अच्छा, ये होम रूल का मतलब क्या है, होम रूल शब्द आया था आयर से, आयरिश या आयरलैंड से, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्वशासन मतलब हमारा खुद का शासन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखे रहेगा। और होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जी पुणे गए और एनी बेसेंट जी मद्रास गए, ऐसे ही अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पे गए और सबको एकजुट करने का वो प्रयास करने लगे। यहां से धीरे धीरे जा करके हर एक राजनेता को समझाया जाने लगा कि अंग्रेज मानने वाले हैं नहीं, ये कुछ करेंगे नहीं, हमें आजादी देंगे नहीं, केवल हमको ये परेशान करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1914 से लेके 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, जो किसमें अंग्रेजों ने कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए तो हम आपको आजादी दे देंगे। गांधी जी ने शुरू में इनका साथ दिया कि हाँ दे देंगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद गांधी जी को समझ में आ गया कि ये साथ नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने कहा होम रूल आंदोलन के जरिए इन्होंने कहा कि पूरे देश में फैल जाओ, जितने भी राजनेता हैं सबको बुलाओ, सबको मिलाओ, तब काम होगा। ठीक है, अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन होता है, जिसके जरिए एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक ये दो नेतृत्व करते हैं और इनके कुशल नेतृत्व में या ऐसे नेतृत्व करते करते फाइनली जाकर के कांग्रेस अपना अधिवेशन करती है। कहां करती है, लखनऊ में। बात को समझिए, देखिए सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लखनऊ समझौता होता है, कब होता है, 1916 में, और कब होता है, दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता होता है, या आप कह सकते हैं कि लखनऊ अधिवेशन होता है, किसका, कांग्रेस का।
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, नाम से मजूमदार मतलब मजेदार, और मजेदार व्यक्ति तो आप जानते हैं क्या करता है, सबसे घुल मिल के रहता है या सबको मिला के रखता है। तो अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में ये हमारी बैठक होती है या अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के जो नेता थे वो कहते हैं कि जैसे गाना है ना कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन, वैसे ही कहते हैं कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है नरम तो दूसरा गरम, भाई दोनों लोग मिल जाओ। अर्थात इस बैठक में गरम प्लस नरम ये दोनों दल क्या हो गए, मिलके एक हो गए, अर्थात ये कांग्रेस का हिस्सा बन गए। साथ ही साथ इन सब ने मुस्लिम लीग को भी मना लिया, मुस्लिम लीग को भी मना लिया, ये भी मिलके आ गए कांग्रेस में। क्लियर? अब आप देखिए यहां पे पूरी की पूरी पार्टियां एक हो गई। लखनऊ समझौते में जो मुस्लिम लीग 1906 में अलग हुई थी वो भी आके मिल गई, गरम दल और नरम दल जो 1907 में अलग हुए थे वो भी आके मिल गए। तो अब पूरी तरह से कांग्रेस की टीम अब तैयार हो गई, किसके लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। अब आप देखेंगे कि यहीं से जैसे ही समझौता होता है सब मिल जाते हैं, मिलने के बाद में अब ये एक के बाद एक आंदोलन करके अंग्रेजों की नाक में दम कर देंगे, क्योंकि जब आप एक हो जाएंगे तो आपको तोड़ना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों ने पूरा प्रयास कर लिया तोड़ने का, सब आके मिल गए। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, यार ये मुस्लिम लीग कैसे आके मिल गया, चलो मान लो ये तो अनमोल रतन थे मिल गए, ये कैसे आके मिल गया, ये तो अलग हुआ था ना। तो जरा आप बात पीछे जाइए, मेमोरी के पीछे लेके जाइए। मुस्लिम लीग अलग क्यों हुआ था, क्योंकि जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा, कहा आपके लिए अलग देश बनाएंगे, तो मुस्लिम लोग लालच में आके अलग हो गए। लेकिन 1912 में बंगाल एक हो गया, अब मुस्लिम लीग क्या करे, मुस्लिम कहां जाएं, मिल गए ना, तो इसलिए मुस्लिम लीग आके यहां पे मिल गए। क्लियर? तो लखनऊ समझौते के तहत या लखनऊ अधिवेशन 1916 दिसंबर में जो हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे, उनके नेतृत्व में या उस समय गरम दल, नरम दल प्लस मुस्लिम लीग तीनों मिलकर के एक संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के रूप में उभर करके आए, और यहां से अब अंग्रेजों के खिलाफ एक के बाद एक आंदोलन चलेगा। क्योंकि ये किसके निर्देशन में हो रहा था, गांधी जी के। गांधी जी सोचिए 1915 में आए और एक साल में उन्होंने सबको एक कर दिया, जो कि 1905 से बटे थे 1916, 10 साल तक नहीं हो पाए, उन्होंने एक साल में सब एक कर दिया, समझा बुझा करके, भाषण दे करके, या जिस तरीके से उन्होंने रास्ते पे लाए वो लाके रख दिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हुआ क्या कि जब ये तीनों पार्टियां मिल गई, मुस्लिम लीग और नरम दल और गरम दल, तो इसके बाद होता क्या है अब उसको हम समझते हैं। थोड़ा देख ले हम, मिटाने के लिए मेरा कहां गया भाई, कहां रख दिए यार, अभी यहीं तो था। चलिए अच्छा देखते हैं। देखिए अब क्या होता है, आगे घटनाओं को हम समझते हैं और एक एक करके चीजों को समझेंगे। देखिए दिसंबर 1916 यानी कि 1917 के स्टार्ट में लगभग सब काम हो गया ना, मिलके पार्टी एक हो गई। गांधी जी ने कहा अब फर्स्ट क्लास मैटर है, अब निपटेंगे हम अंग्रेजों से, एक एक करके निपटेंगे। चलो देखते हैं लोग क्या करते हैं। लेकिन इसी दौरान हुआ क्या कि बिहार के चंपारण में, कहां पे, बिहार के चंपारण में, क्योंकि आप बिहार भर्ती देख रहे हो तो इस आंदोलन को बहुत अच्छे से समझिएगा। बिहार के चंपारण में 1917, ठीक है 1917, बिहार के चंपारण में अंग्रेजों ने कहा कि जो भी आपका खेत है, ठीक है, देखिए ये मान लीजिए अगर ये आपका खेत है, अगर इसके मान लीजिए 3 हिस्से कर दिए जाएं, तो इस खेत के एक हिस्से पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे खेत छीन लिया जाएगा। नील की खेती इतनी खतरनाक थी कि नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी। क्या हो जाती थी? बंजर। तो चंपारण में जब ये मैटर आया
ठीक है। नील की खेती का कितना हिस्सा? खेत का 1/3 हिस्सा। इसको बोलते हैं 3 कठिया पद्धति या 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया मतलब 3 में से एक हिस्से पर आपको नील उगाना ही उगाना है, भले से आपका खेत रहे चाहे ऊपर पड़ जाए। ठीक है, ये अंग्रेज जबरदस्ती वहां करवाने लगे। तो ये बात एक यहां का नेता थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, इनको जमी नहीं, इन्होंने कहा तुमको हम बताएंगे, अब हमारे पास हथियार है। तो कहें जा, जिसको बुलाना है बुला लाओ, देखते तुम्हारा हथियार क्या है। तो इन्होंने फोन मिलाया गांधी जी को कि प्रभु आइए, अब तो आपने सबको एक कर लिया, ये क्या हो रहा है। गांधी जी कहा ठीक है, आई एम कमिंग। गांधी जी कहां गए? बिहार। और गांधी जी बिहार गए। बिहार में जाकर के इन्होंने कहा हम आप चंपारण आंदोलन में हम क्या चलाएंगे? सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, या सत्याग्रह आंदोलन हम करेंगे। तो सत्याग्रह जो आंदोलन था या सत्याग्रह जो शब्द था पहली बार कहां यूज किया गया? चंपारण आंदोलन में। ठीक है, भारत में पहली बार कहां यूज किया गया? आपका चंपारण में। चूंकि ये सत्याग्रह गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी यूज कर चुके थे, तो आपसे पूछेगा तो सबसे पहले उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सबसे पहले कहां किया था उन्होंने? बिहार के चंपारण आंदोलन में। ठीक है, तो सत्याग्रह यानी कि सत्य के रास्ते पे हम चलेंगे। गांधी जी के साथ इतने राजनेता गए, अंग्रेज देख के घबरा गए, ये क्या हो रहा है, ये बुढ़ा तो बहुत आगे निकला, इतना जल्दी इसने सबको एक कर लिया। एक हमको तो पता ही नहीं चला कि कब इसने मुस्लिम लीग को अलग कर साथ मिला लिया, कब इसने सूरत अधिवेशन के अलग नरम गरम दल को मिला लिया, हमको तो पता ही नहीं चला। तो अंग्रेज यहां पे क्या हो गए? झुक गए, या अंग्रेज ने ये जो पद्धति थी इसको फेल कर दिया और उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो इस प्रकार गांधी जी का पहला चंपारण आंदोलन विजयी माना जाता है या सफल माना जाता है। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो कि 3 कठिया पद्धति या नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। और ये एक सफल आंदोलन था जिसमें अंग्रेज लोगों ने हार अपनी मान ली। ठीक है, अब इस आंदोलन के बाद में जगह जगह पे सब लोग जागरूक हो गए, सब लोगों को एक उम्मीद दिखाई देने लगी गांधी जी के रूप में कि इनके होते हुए हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, और अगर अन्याय होता भी है तो हम उससे मिल करके निपट लेंगे। ठीक है, अब देखते रहिएगा, ध्यान समझिए। चंपारण आंदोलन के बाद होता क्या है? गुजरात के खेड़ा में किसानों का आंदोलन हो जाता है। किस लिए भैया? देखिए, इस समय मंदी आई थी, मंदी मतलब होता है भूखमरी आई थी, और इस समय किसानों पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया, कहा कि आपको ज्यादा पैसा देना होगा, अर्थात किसानों को जबरदस्ती उनसे पैसा लिया जाने लगा, जिसको हम लोग खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो किसानों ने गुहार लगाई, किसके लिए गुहार लगाई? गांधी जी को, कि आप आइए और हमको बचाइए। ठीक है, आप आइए और हमको बचाइए। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी गए कहां? खेड़ा, गुजरात में। गांधी जी के साथ सरदार पटेल जी, इन्होंने भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। तो गांधी जी और सरदार पटेल जी, इनके साथ कई राजनेता पहुंच गए खेड़ा में। उन्होंने कहा क्या समस्या है? कहा इन्होंने कि देखिए ये कुछ है नहीं, फसल उसल हुई नहीं है, टैक्स लगाए जा रहे हैं, हम कहां से दें? तो गांधी जी ने कहा हाँ ये तो गलत है, आपको तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों टैक्स लगा रहे हैं आप? तो गांधी जी ने कहा यहां हम भूख हड़ताल। कौन सी? भूख हड़ताल। तो गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहां किया? क्योंकि किसान भूख से मर रहे हैं, तो आप ध्यान रखे रहिएगा। गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहां किया था? खेड़ा में। और खेड़ा में या खेड़ा आंदोलन को भी इन्होंने सफल बना दिया, क्योंकि जब गांधी जी भूखे हुए, इनके साथ हजारों लोग भूखे हो गए। अंग्रेजों को अंदेशा हो गया अगर ये मर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, पूरी जनता आक्रोश में आ जाएगी। तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन में भी अपनी हार को स्वीकार कर लिया, और ये आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। तो इस प्रकार
गांधी जी का ये दूसरा सफल आंदोलन था जो कि खेड़ा में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। देखिए, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन ये कहां हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था, क्योंकि गांधी जी गुजरात में ही थे। अहमदाबाद में अब मजदूरों के साथ क्या हुआ कि 1918 में प्लेग मतलब बड़ी भयानक बीमारी है, ये बीमारी फैली थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो मजदूर हैं उनको हम क्या देंगे? बोनस देंगे। बोनस 35% उनको क्या करेंगे? हम बोनस देंगे। मतलब अगर 100 रुपए सैलरी है तो उनको हम 135 रुपया देंगे, क्योंकि बीमारी फैली है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही प्लेग बीमारी समाप्त हुई, अंग्रेजों ने बोनस देना बंद कर दिया। अब मजदूरों का आ गई गुस्सा। उन्होंने कहा कि अभी विश्व युद्ध 18 में खत्म हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, आप बोनस क्यों बंद कर रहे हैं? अंग्रेजों ने कहा हम बीमारी की वजह से बोनस दे रहे थे, अब बोनस नहीं देंगे। तो फिर मजदूरों ने कहा, गांधी जी से गुहार लगाई कि आप बगल में आ जाइए। गांधी ने कहा ठीक है, पहुंचते हैं साइकिल चला के। गांधी जी पहुंच गए कहां? अहमदाबाद। वहां भी इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया कि ये सब क्या हो रहा है, मजाक फन बना कर रखे हो तुम लोग। तो अंग्रेजों को लगा यार ये बुढ़ा यहां भी पहुंच गया, अब क्या करें हम। तो यहां भी अंग्रेजों ने हार मान ली। तो ये भी गांधी जी का सफल आंदोलन हो गया। अर्थात गांधी जी की वजह से अहमदाबाद के मिल मजदूरों को 35% अधिक बोनस के साथ उनको सैलरी मिलने लगी, और इस प्रकार गांधी जी के लगातार 3-4 आंदोलन एकदम सफल हो गए। क्या हो गए? सफल हो गए। ठीक है, अब ये लगातार सफलता मिलने लगी। इससे लोगों को भरोसा आने लगा किसके ऊपर? गांधी जी के ऊपर। तो सभी राजनेता अपने अपने जो भी लोग उनके साथ है सबको मिला जुला करके केवल एक व्यक्ति गांधी जी को लोग देखने लगे कि ये जो कहेंगे वही हम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी की ख्याति एकदम बढ़ गई। अब अंग्रेजों को हो गया टेंशन। अंग्रेज लोग सोचने लगे यार ये बुढ़ा आके मेरा सब काम गड़बड़ कर दिया, इसको निपटाना पड़ेगा, इससे निपटना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि गांधी जी हजारों लोग से घिरे रहते थे। उनके साथ हमेशा राजनेता और कई जो राष्ट्रवादी थे वो सब जुड़े रहते थे। तो अंग्रेजों ने अपना लगाया दिमाग। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, कुछ खुरपेचाहा काम करते हैं जिसकी वजह से ये जो जीत रहा है ना ये हारेगा। अब देखिए खुरपेचाहा काम क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अंग्रेजों ने 1919 में मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लेके आए, या भारत शासन अधिनियम 1919 भी इसको कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि अधिनियम मतलब क्या? मैंने आपको बताया था ना, अधिनियम मतलब होता है नियम कानून। तो जब ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय था। क्या था? वायसराय। और मॉन्टेस्क्यू सचिव था। जैसे मार्लेमेंटो में था ना, वैसे ही मॉन्टेस्क्यू सचिव था, चेम्सफोर्ड वायसराय था। ये दोनों ने मिलकर के क्या लाए? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन्होंने कहा जितने भी आरक्षित विषय हैं, आरक्षित विषय मतलब पैसा कहां से लेना है, कहां पैसा देना है, सेना कौन हथियार रखेगी, कौन नहीं रखेगी, किस प्रांत का मतलब किस राज्य का कहां तक हिस्सा है, कहां तक नहीं है, ये सब कौन देखेगा? ये सब देखेगा केंद्र। बाकी जो और चीजें हैं, जैसे और चीजें मतलब क्या सेवाएं देनी है, हॉस्पिटल में कई सेवाएं होंगी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी होगी, ये सब कौन देखेगा? ये सब देखेंगे प्रांत। तो इनको कहा गया हस्तांतरित विषय। ठीक है, ये उन्होंने रूल लाया। और इन्होंने कहा कि जितने भी प्रांत हैं सबको सूचना देनी पड़ेगी केंद्र को कि हाँ ये काम हो रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहा है। केंद्र उसमें कुछ भी बदलाव कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और जब प्रांत कहेगा कि ये हमको चाहिए, केंद्र उसको मना भी कर सकती है। अर्थात इसमें केंद्र को ज्यादा महत्व दिया गया, प्रांत को महत्व नहीं दिया गया। इस प्रकार देखा जाए तो यहां पे शासन को 2 भागों में बांट दिया गया। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के अनुसार इस प्रांतों में या देश में द्वैध शासन की शुरुआत होती है।
द्वैत शासन मतलब जो आरक्षित विषय है वो अंग्रेज देखेंगे, जो नॉर्मल विषय है वो भारतीय देखेंगे, और भारतीय जो सलाह देंगे उसे अंग्रेज बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये ऐसा स्पष्ट निर्देश था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। अब आप बताइए, आप ऐसा कर रहे हो, क्या कहा था, केंद्र कुछ नहीं करता। सोचिए अगर ये नियम पहले रहा होता तो क्या ये मजदूर आंदोलन सफल होता? अंग्रेज सीधा कह देते कि हमने कहा था पहले ही कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। गांधी जी भी ना बोल पाते, कागज से मजबूत हो जाते ना वो लोग। तो यही दिमाग इन लोगों ने यहां लगा दिया। लेकिन ये दिमाग इन्होंने लगाया, ये बात गांधी जी को समझ में आ गई। गांधी जी ने कहा नहीं, बेवकूफ समझा है क्या, हम भी पढ़े लिखे हैं, ये क्यों नहीं चलेगा, ये तुम्हारा नहीं चलेगा ये सब। तो अब दिक्कत होने लगी अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा अच्छा बहुत दिमाग लगा रहे हो बूढ़ो तुम, बताते हैं तुमको हम, रुको। ये द्वैत शासन समझ में आ गया ना। देखिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ साथ अंग्रेजों ने पारित कर दिया रॉलेट एक्ट। ये देखिए ये खतरनाक था, बहुत जबरदस्त एक्ट था ये रॉलेट एक्ट। ये आपका 19 मार्च 1919। अंग्रेजों ने कहा अगर आप मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो रॉलेट एक्ट तुम्हारी एक को बात नहीं सुनेंगे, किसी को लेके आओगे नहीं सुनेंगे, रोगे गाओगे गिड़ाओगे नहीं सुनेंगे। अर्थात न तो आपकी अपील सुनी जाएगी, न आपकी दलील सुनी जाएगी, न आपका कोई वकील सुना जाएगा, मार के भगा दिया जाएगा। तो ना अपील ना दलील ना वकील, बिना अपील बिना वकील बिना दलील हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कि वो पकड़ लेंगे। जैसे हमें शक हो गया कि तुम कुछ बुदबुदा रहे हो, चलो जेल में चल, ठीक है पकड़ लेंगे। तो इसलिए भारतीयों ने इसकी जबरदस्त विरोध किया। भारतीयों ने कहा ना ये कानून नहीं आना चाहिए। और अंग्रेजों ने पहले ही कहा था अगर आप ऐसा करेंगे तो हम पकड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए भारतीयों ने इसको क्या कहा, ब्लैक कानून या काला कानून कहा। ठीक है, ये कानून अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कानून ही ऐसा था। रॉलेट एक्ट के तहत अब हर एक राजनेता को टारगेट किया जाने लगा। कहा जहां कोई मीटिंग करता, पकड़ो इसको, तुरंत जेल में डालो, इसको पकड़ो जेल में डालो। ठीक है, तो उसके तहत अब आप बताइए इस समय सबसे बड़ा नेता कौन था? तो आप कहेंगे कौन? गांधी जी। तो सबसे पहले इन्होंने गांधी जी को ही पकड़ा। देखिए 19 मार्च को, अप्रैल में 8 अप्रैल को इन्होंने गांधी जी को पकड़ लिया और गांधी जी को पकड़ जेल में डाल दिया। गांधी जी को जैसे ही पकड़ इन्होंने जेल में डाला तो अब जनता अफरा तफरी हो गई। ठीक है, अफरा तफरी हो गई कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे पकड़ा इन्होंने, कैसे पकड़ा। तो गांधी जी के खिलाफ जब इन्होंने एक्शन लिया तो एक थे सतपाल और एक थे किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों ने मीटिंग बनाई कि हम क्या करेंगे। इन दोनों ने मीटिंग बनाई कि अब हम एक गोष्ठी आयोजन करेंगे या एक जगह पे हम लोग रुकेंगे और देखेंगे कि गांधी जी को कैसे छुड़ाया जाए। इसकी भनक लग गई अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा ऐसा है, इन दोनों को पकड़ो, पहले इन्हीं दोनों को पकड़ो। इन दोनों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया, सतपाल और किचलू को भी जेल में डाल दिया गया। और अंग्रेजों ने धारा 144 लागू कर दी। तो अगर आप परिचित होंगे तो धारा 144 का मतलब ही होता है 4 लोग कहीं भी एक साथ नहीं दिखेंगे, चाहे हथियार हो चाहे मत हो। 4 लोग एक साथ अगर दिख गए तो पुलिस पहेट देगी कायदे से। तो अंग्रेजों ने क्या किया, धारा 144 लागू कर दिया। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया अगर धारा 144 लागू रहेगा तो ना तो भीड़ इकट्ठा होगी और ना ही गांधी जी को छोड़ने के बारे में कोई पंचायत होगा, काम हो गया हमारा, है ना। तो धारा 144 उन्होंने लागू कर दिया। क्लियर है। लेकिन गुप्त रूप से या कह सकते हैं आपकी चोरी छुपे भारतीयों ने एक मीटिंग बुलाई। कहां मीटिंग बुलाई? भारतीयों ने मीटिंग बुलाई 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को। कहां बुलाई? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में वहां का एक बाग था, जलियांवाला
बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग, इसमें मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, जलियांवाला बाग में मीटिंग बुलाई गई। अब आपसे पूछता है कि जलियांवाला बाग में मीटिंग किसकी गिरफ्तारी बुलाई गई, क्योंकि गांधी जी तो पहले गिरफ्तार हो चुके थे, बाद में कौन हुए थे, सतपाल और किचलू। तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के लिए यह सभा गोष्ठी आयोजित की गई और इसमें यह निर्णय लिया जाना था कि आगे हम क्या करें जिससे हम अंग्रेजों को या अंग्रेजों से निपट लें, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ये मीटिंग बुलाई गई, लेकिन फिर वही है, हमारे यहाँ का विभीषण निकल गया, हंसराज नामक एक व्यक्ति, और इसने ये सूचना दे दिया किसको, जनरल डायर को, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर। अब ये आ गया, जैसे मान लीजिए ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, मतलब ये जलियांवाला बाग है, यहाँ कुआं था, यहाँ पेड़ पौधे थे, सब कुछ था, यही से एक रास्ता था। जनरल डायर इस रास्ते पे खड़ा हो गया और इसने चारों तरफ सैनिक लगवा दिए, तोप मशीन गन लेके, ठीक है, मशीन गन लेकर के इसने तोप लगवा दिए और इसने बिना वार्निंग के कि आप लोग चले जाइए नहीं तो गोली मार देंगे, फायर करवा दिया इसने। अब जब चारों तरफ से फायर हो गया, जनता कहां जाएगी, जनता के पास रास्ता नहीं बचा, जनता भागते भागते इस कुएं में कूद गई। तो ये हरामखोर इतना था, इसने कुएं में ऐसे गोलियां चलवाई थी, ऐसे मारो धड़ा के ऐसे गोलियां चलवाई। तो एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें लगभग 1000 व्यक्तियों का नुकसान हुआ था और लगभग मारे भी गए थे 400-500 व्यक्ति। 300 एक पुस्तक में दिया है कि 380 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है क्योंकि अंग्रेजों ने आंकड़ा छुपा लिया था। तो सोचिए इतनी भयानक, अब किसी को घर में बंद करके आग लगा दो, बेचारा तड़प तड़प के मर जाएगा, वही हाल यहाँ पे हुआ। चारों तरफ से गोलियां बरस रही है, किसी के पास बचने का रास्ता नहीं है, कोई किसी गोली टांग में लग रही है, किसी के पैर में, किसी के सर में, किसी खोपड़ा में, दांत में, नाक में, मुंह में। तो इस प्रकार से ये चारों तरफ से लोगों को मार के गिरा दिया गया, ठीक है। तो जनरल डायर की इस क्रूरता को या इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए भारतीयों में एकदम आक्रोश जागृत हो गया, सब एकदम मतलब आग बबूला हो गए कि ये कैसे तुमने किया, क्या कर दिया तुमने ये, ठीक है। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर, RNB हम लिख दें, RNT, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बहुत अच्छे कवि थे हमारे यहाँ के, उनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी, सर या नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड मतलब रात के किंग, सर या नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी, कहा तुम्हारी हमें उपाधि नहीं चाहिए, अपने पास रखो। सरोजनी नायडू जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी, हमें नहीं चाहिए, अपना तुम रखो, ठीक है। इस भीषण नरसंहार के बाद या इस भीषण हत्याकांड के बाद अब भारतीयों में एकदम आक्रोश आ गया कि अब पाएंगे तो फोड़ डालेंगे, लेकिन अभी उनका नेता उनके हाथ में था नहीं, गांधी जी, ठीक है। तो अब देखिए, अब मुद्दा यहां पे आता, इसके हम और समझ लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जब ये हो गया, पूरी घटना हो गई, तो फिर अब क्या हुआ, कमेटी बिठाई गई। कमेटी में अंग्रेजों ने कमेटी बिठाया, बस किसके लिए, अपन संवेदना लेने के लिए कि हम जांच पड़ताल करेंगे क्यों मारा इसने। तो जब कमेटी बिठाई गई तो कमेटी में देखा गया, ये बताया गया कि इसमें जनरल डायर दोषी है। तो जनरल डायर को फांसी नहीं दिया गया, जनरल डायर को कहा चलो तुम इंग्लैंड जाओ, जाओ इंग्लैंड मजे पानी करो, लवंडियाबाजी करो। तो जनरल डायर को कहां भेज दिया गया, इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस चला गया। और ये बात किसको नहीं जमी, ये बात उधम सिंह, सरदार थे उधम सिंह, इनको ये बात नहीं जमी, ये दांत पीस के रह गए कि तुमको हम बताएंगे बेटा, जाओ भाग जाओ। तो उधम सिंह के मन में एक जलते रहे खून से, गुस्से से। और 21 साल बाद, सोचिए 1919 में घटना हुई थी, 21 साल बाद 1940 में उधम सिंह गए इंग्लैंड और इंग्लैंड जाके इन्होंने भरे दरबार में जनरल डायर को गोली मार दी और गोली मार के उसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे कि अब इस आंदोलन, इस नरसंहार के बाद लोगों में कैसा आक्रोश था और गांधी जी ने अपना अगला कदम क्या उठाया जेल से आने के बाद में। वीडियो यहां तक पसंद आई तो प्लीज लाइक